इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीजें, जिसके अंदर 5 चीजें, एक इसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, एक इसका टेबल, एक डायग्राम, एक अजम्पशन और एक इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद बात बनती है सबसे पहले कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं या डेफिनेशन पे, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि इंडिफरेंस कर्व shows combination of two commodities which give equal satisfaction to consumer. So indifference curve shows combination of goods which give equal satisfaction to consumer. तो ये वो कर्व है जो शो करता है इक्वल सेटिस्फैक्शन, जो कि बराबर सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को बाय इट्स ऑल कॉम्बिनेशन। अभी मैं डिस्क्रिप्शन को लिखा है, आप ही लिख लीजिए। अभी हम इस पर बात कर लेते हैं, जरा थोड़ी सी नेचर में इसके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या बात समझ आती है। तो पहले इसके नेचर में जाते हैं, फिर ये डेफिनेशन हमारे लिए डिस्क्रिप्शन बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो जो भट्ट साहब है कि ये कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं घर में बैठा था, अभी मेरी जो है वो शादी को कुछ अरसा ही हुआ था, तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल वाले जो है वो आ रहे। तो मेरी जो बेगम है उसने कहा कि जी घर में सारे फल मौजूद हैं, लेकिन 2 फल ऐसे हैं जो जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मैंने पूछा कौन से ऐसे 2 फल हैं जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जी फ्रूट चाट बनानी। तो मेरी मदर को फ्रूट चाट बड़ी पसंद है। तो आपको पता है कि ये जो मदर इन लॉ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कहा कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, ये तो अगर हमें चांद से भी चल के लानी पड़ी तो हम फिर लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी 2 फल हमें चाहिए, एक हमें चाहिए है एप्पल और एक हमें चाहिए है मैंगोस। और ये दोनों, इसके बगैर मेरी जो मामा है वो फ्रूट चाट नहीं खाती। ठीक है, पाइनएप्पल भी शौक से खाती, लेकिन एप्पल और मैंगो के बगैर काम नहीं चलता। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक फल थोड़ा सर्दियों का है, एक काफी गर्मियों का है, लेकिन बहरहाल एनीवे मुझे दोनों फल चाहिए थे। मैंने बास्केट पकड़ी और अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा। अब मैंने उनसे पूछा कि जी मिकदार तो जाहिर है कोई भी जहन में नहीं होती, लेकिन होता ये कि आम तौर पे कार्डिनल जो कहते हैं ना कि बंदा पैसे और सेटिस्फेक्शन बराबर करता है, वो किसी हद तक बात ठीक है। लेकिन जब इंसान एक से ज्यादा चीजें खरीदने जाता है तो उसके जहन में कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मैं जब मार्केट पहुंचा तो मैंने ऐसे ही बेगम से पूछा कि कौन सी चीज कितनी लानी है, तो आपने बताया नहीं। उसने कहा कि आप अपनी अकल से फैसला करें और इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसे पता है मेरे पास काफी अकल है। तो उसने कहा कि कॉम्बिनेशंस बनाए ना आप। तो कॉम्बिनेशन ये है कि आप यूं सोचें कि यूनिट्स ऑफ एप्पल और यूनिट्स ऑफ मैंगोस। तो ये 2 चीजें चाहिए, अगर ये दोनों मिल जाए तो हमारी फ्रूट चाट बन जाएगी, है जी, और हमारी जो मदर है वो राजी हो जाएंगी।
तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आप देखिएगा कि अगर आपको 1 केजी एप्पल मिल जाए और 10 केजी मैंगो मिल जाए तो काफ़ी हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे ना, ऐसा नहीं कि मेरी मदर ज़्यादा खाती, मदर इन लॉ ज़्यादा खाती, ऐसा नहीं। और वैसे भी मैं घर में बैठा हूँ तो ज़रा ख्याल भी रखिए आप, तो तमीज़ से बात करें ना, बुरी बात होती है। अच्छा, तो यूसी क्या है कि कॉम्बिनेशन जो है वो ये है कि अगर 1 किलो एप्पल मिल जाए, 10 किलो मैंगोज मिल जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो ये भी हो सकता है कि इतनी ही सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकती है, हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, जिसको हम IC1 कह रहे हैं, यही सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकती है अगर ऐसा हो जाए कि बेशक मैंगो कम हो जाए, एप्पल ज्यादा हो जाए। चलिए ठीक है जी, तो ऐसा 2 किलो एप्पल्स हो जाए, 6 किलो मैंगोज हो जाए, तब भी काम चल जाएगा, सेटिस्फेक्शन वही रहेगी, फ्रूट चाट बन जाएगी, मैंगो कम हो जाएंगे, एप्पल ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, बाकी हम म्यूनिस वगैरह डाल देंगे उसके अंदर। अच्छा, दूसरा फिर अगर मैंने पूछा अगर ऐसा भी ना हो, फिर उन्होंने कहा फिर आप मजीद कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि आप एप्पल और बढ़ा लें और मैंगो थोड़े और कम कर दें। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मजीद आप चाहते हैं तो आप ऐसा करें, एप्पल और बढ़ा लें, मैंगो थोड़े और कम कर दें। इस तरह ये 4 कॉम्बिनेशन है, इसमें से कुछ भी मिल जाए फ्रूट चाट बन जाएगी। तो ऑर्डिनल की अप्रोच यही है कि अगर एक चीज कम है दूसरी बढ़ा लो, भाई काम ही चलाना है ना आपने, तो आपकी सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन वही रहेगी, आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी वही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक चीज कम हुई है तो दूसरी ज्यादा भी तो हुई है ना। और फ्रूट चाट भी बनी है, मदर इन लॉ भी राजी है, इसलिए JRX सही कह रहा है। तो फिर ये डेफिनेशन ठीक हुई ना कि इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज। तो देखो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज ही है ना, ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है, ये सारे कॉम्बिनेशन है, जिसमें 1 10 है, 2 6 है, 3 4 है, 4 3 है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व शो करता है वो दो कमोडिटीज के वो दो कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, या यूं कह लीजिए कि जब कोई चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। तो ये बच्चों बात आपको समझ आई है। अब आपकी चैट ऑन है, आप बता सकते हैं मुझे हमें, और वो हमें बिल्कुल सही गाइड करती हैं। अच्छा, तो हम इसको डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं, और डायग्राम हम बनाते हैं इस तरह से कि इसके एक एक्सिस पर हम रख देते हैं एक्स कमोडिटी, और यानी कि एक्स कमोडिटी से मुराद है, यू कैन से एप्पल्स। तो इसके एक एक्सिस पर एप्पल्स रख देते हैं और एक एक्सिस पर मैंगोज रख देते हैं। अच्छा, एप्पल है 1 2 3 4, चूंकि इससे ज्यादा एप्पल हुए नहीं ना, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एप्पल की रखी गई, वाई एक्सिस पे मैंगोज रखे गए। अब ये कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो देखिए एक कॉम्बिनेशन तो वाज़ह है, डेट्स 1 एप्पल 10 मैंगोज। तो देखते हैं 1 एप्पल एंड 10 मैंगोज, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन हमारा ए। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा 2 and 6,
तो 2 and 6, 2 लेके जाते हैं यहां तक और 2 and 6, तो ये 2 and 6 हो गया जी। ये बन गया हमारा बी। सी क्या है? 3 and 4, तो 3 apples 4 mangoes, so 3 apples 4 मैंगोस। इसलिए कहते हैं ना, जैसे मुझे पेज उलटना पड़ रहा है तो मेरा पेज ही छोटा है, लेकिन आई कैप का जो पेपर है उसमें हर सवाल जो है वो नए पेज से शुरू करना चाहिए ताकि पेज बार बार उलटना ना पड़े आपको। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन सी। अब आ गया आपका कॉम्बिनेशन 4 and 3। सो 4 and 3, तो 4 क्या है? 4 एप्पल्स 3 मैंगोस, तो दिस इज 4 and this one is 3, 4 and 3। ये हो गया आपका डी कॉम्बिनेशन। अब इन तमाम कॉम्बिनेशंस को हम मिला देते हैं, तो इन तमाम कॉम्बिनेशन को मिलाने से हमारा बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। तो ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये बन गया मेरा इंडिफरेंस कर्व। ठीक हो गई जी बात। तो इंडिफरेंस कर्व बन गया, तो तीनों चीजें बन गई। एक बन गया, तो इंडिफरेंस कर्व के साथ लिखेंगे IC1 ताकि ये जाहिर हो जाए कि इस पूरे के पूरे इंडिफरेंस कर्व के सेटिस्फैक्शन एक ही है और वो है IC1। चाहे A ले लो, चाहे B ले लो, चाहे C ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन वही रहेगा। लिहाजा अब डेफिनेशन को देखिए कि इंडिफरेंस कर्व शोज दोज कॉम्बिनेशन, कौन से? A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। कौन सी टू कमोडिटीज? एप्पल एंड मैंगोस। क्या शो करते हैं? इक्वल सेटिस्फैक्शन। कौन सा इक्वल सेटिस्फैक्शन? IC1। तो इंडिफरेंस कर्व शोज combination of two commodities, apple and mangoes, which give equal satisfaction to consumer, जो कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया आपका जो है वो डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम। लेकिन किसी भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में 3 बातें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहली बात तो ये अहम होती है किसी भी डायग्राम में कि इसके एक्स एक्सिस पर क्या रखा गया है, इसके वाई एक्सिस पे क्या रखा गया है। और दूसरी अहम बात ये होती है कि इसके अंदर जो कर्व बना है वो एक है कि 2 है। तो यहाँ पे तो एक है, तो एक कर्व है, तो ये क्या है? तो हम इसको कहेंगे IC1 इज द डिफरेंस कर्व। तो आप कहेंगे क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस and quantities of mangoes on y-axis. IC1 is the indifference curve. IC1 is an indifference curve which shows equal satisfaction. Which shows equal satisfaction, जो कि equal satisfaction को जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि जी बिल्कुल IC इंडिफरेंस कर्व है, जी मैं जरूर बताता हूँ इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। इंडिफरेंस कर्व इंग्लिश में लिखा जाता है गैर जानिबदार, कि जब सारे के सारे कॉम्बिनेशन से बराबर सेटिस्फैक्शन हासिल होगी तो हम गैर जानिबदार हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन हो रही तो हो सकता है हम जाके उससे कहें कि यार इसमें से A कॉम्बिनेशन दे दो, B दे दो, C दे दो या D दे दो। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सारे ही बराबर है। तो यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम ऑन द वन इंडिफरेंस कर्व। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही।
तो हमने कहा है कि विच शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि हम हमेशा एक कर्व हो तो किसी भी डायग्राम में अगर एक कर्व हो तो हम क्या एक्सप्लेन करते हैं शाबाश? स्लोप। हाँ, स्लोप लाजमी बताते हैं। तो हम बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व मूव्स इंडिफरेंस पी लेते हैं, नींद नहीं आती। इंडिफरेंस कर्व moves left to right downward, बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये खाली लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है? ठीक है जी, नो, ये खाली डाउनवर्ड नहीं है, बल्कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इफ यू इंक्रीज apples you must decrease mangoes। अगर तुम्हें एप्पल बढ़ाने हैं, तुम्हें मैंगोस डिक्रीज करने पड़ेंगे, तभी तो सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, वरना तो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगी, इक्वल सेटिस्फेक्शन है। इफ यू इंक्रीज एप्पल्स यू मस्ट डिक्रीज मैंगोस, तुम्हें मैंगोस डिक्रीज करने पड़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ट्रेड ऑफ है, यस इट्स अ ट्रेड ऑफ, लेकिन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन जो है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। convex to origin, it means convex to origin, it means marginal rate of substitution, हम इसे कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहेंगे इसको, बल्कि इसको बेटर ये है कि हम इसी की टर्म में यूज करें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRSX फॉर y, कि x बढ़ाता हूं तो y कम करना पड़ता है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, which diminishes, और से सुनना है आप, कमेंट्स नहीं देने आपने, diminishes as we move, तो ये डिमिनिश होती है, तो आपने इसे कभी भी पीपीसी के साथ नहीं मिलाना या पीपीएफ के साथ, वो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, लिहाजा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन which diminishes as we move from A to B, comma B to C, ठीक है, A to B, B to C and C to D। हाउ? देखिए गौर से देखना आपने, पहले मैं आपके कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, यू कैन नॉट कमेंट्स, वरना आप डबल फोकस करेंगे। एक चीज पर फोकस करना, क्या? अभी पॉइंट 3 खत्म ही नहीं हुआ यार, मैं एक पॉइंट अभी खत्म ही नहीं करता, आप दोबारा एक्सप्लेन करो, पहले मुझे कर तो लेने दो यार, मुकम्मल तो कर लेने दो। अच्छा जी, तो अब देखिए जरा और कीजिए, मैं ए से बी पे आया, ठीक है जी, मैंने एक यूनिट लिया एप्पल का ज्यादा, अगर मैं इसको यूं लिखता हूं कि लॉस
ऑफ y रेशो गेन ऑफ x। तो मैंने x का एक गेन किया, सवाल यह है मैंने y के कितने लूज किए। मैं 10 से 6 पे आया हूं, ये आप मुझे बता दीजिए। चले इतना को आपको बोलने देते हैं। तो मैंने एप्पल का एक यूनिट गेन किया, तो मैंने कितने यूनिट लूज किए? एप्पल के 4। तो मैं इसे लिखूंगा 4:1। 4:1। और हमेशा याद रखें लॉस मैंने लेफ्ट पे रखा है, गेन राइट पे रखा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं, पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं। ठीक है। अब फिर देखिए जब आप बी से सी पे जाते हैं तो आप एक और एप्पल गेन करते हैं। सवाल ये है कि आप एक एप्पल लेने के लिए आप कितने मैंगोस दे रहे हैं? शाबाश, 2। तो अगेन वही बात हुई, 2 दे के 1 लिया है, 2 मैंगोस दिए, 1 एप्पल लिया है। तो पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं, है ना। तो लॉस पहले, गेन बाद में। तो 2 दे के 1। अब जब सी से डी पे जाते हैं तो 1 यूनिट ऑफ एक्स गेन करते हैं और 1 यूनिट ऑफ वाई का जो है आप लॉस करते हैं, यानी 1 दे के 1 लेते हैं, 1:1। तो पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं, तो 1:1 हो गया। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे हम अब जो पॉइंट 3 बच्चा कह रहा है दोबारा, अभी देखो मैं उसी को भी डिस्कस कर रहा हूं कि जब आप ए से बी पे जाते हो, बी से सी पे जाते हो और सी से डी पे जाते हो, तो मैं ये कह रहा हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS x for y diminishes as we move from A to B, B to C and C to D. How? It is 4:1, it is 2:1, it is 1 and it is 1:1, full stop। कि जब हम A से B पे जाते हैं, B से C पे जाते हैं, C से D पे जाते हैं, तो पहले 4 दे के 1 लेते हैं, फिर 2 दे के 1 लेते हैं और फिर 1 देकर 1 लेते हैं। ठीक होगी बात। देन वी गिव 1 and 1, 1 के बदले 1। ठीक है जी। तो इस तरह हम जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को मैनेज करते हैं। अब यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं, मैंने पहले कहा था आपने इसको पीपीसी या पीपीएफ से नहीं बनाना, वो कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, जब कॉनकेव हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है और जब कॉन्वेक्स हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिरती है, याद रखना। तो यहाँ पे वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हुई थी क्योंकि वो कॉनकेव था, और ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हुआ है, कम हुआ है। लिहाजा दोनों को मिलाना नहीं है और अलग अलग याद रखना है, और ये ज़हन में रखना है कि वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी, यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होगा। अब यही चीज इसके स्केड्यूल में भी तो नजर आनी चाहिए, तो चलिए स्केड्यूल में भी डाल देते हैं। यहां लिख देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। जब हम a से b पे जाएंगे तो इधर से जनाब क्या होगा, हम 4 यूनिट यानी यहां लिखेंगे, लेट से लॉस ऑफ y रेशो गेन ऑफ x। मेरे ख्याल में लिखना चाहिए, इसलिए कि अगर आप कभी गलत इधर उधर कर दें तब फिर आप अपोजिट ऊपर लिखा हो तो एग्जामिनर को नजर आ जाए। लेकिन याद रहना चाहिए कि पहले आप क्या करते हैं, शाबाश, मैंने आपको क्या बताया, पहले आप क्या करते हैं और गेन बाद में करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप खोते हैं। ठीक है ना, आपने खुद कहा तो आप खुद कहेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप खोते हैं फिर आप आते हैं, ठीक है ना। लिहाजा आप ये कहते हैं कि डेट इज 4:1 एंड देन बी से सी पे जाते हैं
तो देन क्या होता है शाबाश, 2:1। और फिर 2:1, 1 को क्या होगा, 1 को तो काम होगा। अच्छा, सी से डी पे चले गए, तो फिर जो है हम क्या करेंगे शाबाश, सी से डी पे गए तो क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन पे आपकी तस्वीर आ जाती बहुत बड़ी, तो वो नहीं सही लगती। अच्छा बच्चों, तो सी से डी पे चले जाते हैं, तो अब और फिर वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसमें भी आपकी तस्वीर आएगी, फिर वो प्राइवेसी के रूल्स के भी खिलाफ है ना, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा, तो ये हो गया जनाब, क्या जी हो गया, सी से डी पे गए तो 1:1। तो यहां पे भी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को लिख देना चाहिए। ठीक हो गई जी बात। तो ये बच्चों तीनों चीजें हो गई, जो है डिस्क्रिप्शन, टेबल और डायग्राम। अब फिर पढ़िए, डिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज एप्पल एंड मैंगोज विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर एंड दैट इक्वल सेटिस्फैक्शन इज IC1। अब चलते हैं, अगर ये समझ आ गया तो फिर इसकी अजम्पशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, किधर चलते हैं, इसकी अजम्पशन की तरफ। तो अगर ये आपको समझ आया तो जी लिख के, डिमिनिशिंग क्यों होगा, उसकी वजह यह कि इंसान जब एक्सचेंज करता है तो नफ्सियाती तौर पे पहले थोड़ा सा वो क्या है, नफ्सियाती तौर पे पहले उसे लगता है कि उसके पास बहुत सारे मैंगोज हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सचेंज करता चला जाता है उसे एहसास होता है कि मेरी फ्रूट चाट में एप्पल क्या होते जा रहे हैं, शाबाश, मेरी फ्रूट चाट में एप्पल क्या होते जा रहे हैं, अगर मैं एक्सचेंज करता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, एप्पल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैंगोज क्या होते जा रहे हैं, मैंगोज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो क्या मुझे अगले एक्सचेंज में भी ज्यादा मैंगो छोड़ने चाहिए, जब मैंगो कम हो रहे हैं तो क्या मुझे अगले एक्सचेंज में भी मैंगो ज्यादा देने चाहिए, एक्सचेंज करने चाहिए? नो, दैट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। इसी से दुनिया में शेयर्स खरीदने के पोर्टफोलियो का रूल बना है कि पोर्टफोलियो में जो चीज कम हो रही है उसे कम नहीं होना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए हमेशा। इसलिए आपने देखा होगा हम शेयर्स डाइवर्सिफाई रखते हैं। क्या ख्याल है ना? तो ये बात है कि जब मैंगोज कम हो रहे हैं, इसलिए ए से बी, बी से सी, सी से डी पे आते हुए पहली दफा इतने केयरलेस से 4 दे के 1 ले लिया, अगली दफा 2 दे के 1, और फिर जब देखा ना कि यार ये तो बहुत कम रह गया, तो अगली डील में उसने कहा नहीं यार मैं 1 से ज्यादा नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट द सिकर्सिटी। जब सिकर्सिटी होती है तो इंसान बड़ी केयर से चीज इस्तेमाल करता है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे जिसे हम कहते हैं क्या जी, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है। लो जी, ये क्लियर हो गया जी MRS। तो अब इजाजत है असम्पशंस की तरफ जाने की। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात जो इसके साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, कि हमने ज्यादा एक्सप्लेन किया डिस्क्रिप्शन को, फिर स्केजुअल को नहीं किया। स्केजुअल में हमने सिर्फ जुबानी बातें की हैं, और डायग्राम के ऊपर हमने काफी पॉइंट्स लिखे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में, क्यों बच्चों, इसकी क्या वजह हो सकती है? डायग्राम में तो बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, स्केजुअल में हमने, हाँ एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि एग्जाम में ज्यादातर डायग्राम पूछे जाते हैं, एग्जाम में ज्यादातर डायग्राम पूछे जाते हैं, स्केजुअल नहीं पूछे जाते। अब एक सवाल है कि अगर डायग्राम ही पूछी जाएगी तो क्या आप बगैर स्केजुअल के डायग्राम बना लेंगे? आपको याद रहेगा 10-1, 6-4, 6-2, 4-3 और 3-4 कॉम्बिनेशन याद रहेगा जुबानी? बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छा ये याद रहना चाहिए, चूंकि वहां पे आपने MRS बनाना है, लिहाजा 10-6-4-3 एक तरफ और 1-2-3 एक तरफ। अच्छा अगर भूल भी जाए तो कुछ ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है, आप स्केजुअल नहीं है, साइड पे कहीं बना लीजिएगा, 1 2 3 4 एंड 10 6 4 1। ठीक है, अफसोस होगा कि राइटर ये कहता है, ये कार्डिनल अप्रोच की डेफिनेशन ऑर्डिनल की मैंने पढ़ा दी, जरूरत नहीं, पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा, कि वो ये कहता है कि कंज्यूमर इज रैशनल। सवाल ये है कंज्यूमर रैशनल का मतलब क्या है? कहता है कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्रेफर करता है। ठीक है, दूसरी बात कहता है कंप्लीट
इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कहता है कि कंज्यूमर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और यूटिलिटी क्वांटिटी में मेजर नहीं की जा सकती, ऑर्डिनली मेजर की जा सकती। अब यहाँ पे एक फर्क तो नजर आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ। पहली बात यह है कि वो कहता है कि कंज्यूमर जी शऊर है, समझदार है, आपकी तरह नहीं है, उसे पता है कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। दूसरी बात, वो कहता है कंज्यूमर को मार्केट के हालात की पूरी वाकफियत है, वो इतना समझदार है, ठीक है। और आप लोगों को तो डायग्राम एक करा दो, 3 दफा एमआरएस पूछते हैं। लेकिन वो कहता है कि कंज्यूमर बड़ा समझदार है, उसे पूरा पता है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्वेक्स होता है, और जनाब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आगे चल के मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग हो जाता है। अच्छा, और फिर जो फर्क आया दोनों में, वो क्या फर्क आया कि कार्डिनल कहते थे कि क्वांटिटी नंबर में मेजर होती है, ये कहता है नंबर में मेजर नहीं होती, इसके अंदर बास्केट ऑफ गुड्स हो सकती हैं जिसमें से एक बास्केट को आप प्रेफर कर सकते हो दूसरी पे। ऐसा नहीं होता कि यूटिलिटी जो है आप कागज पेंसिल लेके जाते हो, 1 मिनट प्राइस बताओ, सेटिस्फेक्शन 200 है, हाँ ठीक है, प्राइस कितनी है 400, अच्छा सेटिस्फेक्शन 400 बराबर है, लाओ दे दो। ऐसा तो नहीं होता। हम रैंक करते हैं कि अच्छा 2 किलो एप्पल, 6 किलो मैंगो, चलो दे दो, या ऐसा कर लो कि 3 किलो मैंगोस और 4 किलो एप्पल से दो। इस तरह हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम कैलकुलेशन और रैंकिंग नहीं करते। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये बात भी ठीक कह रहा है। दूसरी बात वो वही कहता है जी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होता, कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज नहीं होती, और इनकम भी जो है वो सेम रहती है। यानी तीनों चीजें सेम है, ना टेस्ट चेंज होगा ना इनकम चेंज होगी, ठीक है जी। और ये हो गई जी बात। अब पहले तो ये है कि क्या ये अजम्पशन आपको समझ आई है? कंज्यूमर समझदार है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन को प्रेफर करता है, कंज्यूमर नंबर नंबर कोई नहीं कैलकुलेट करता, वो बास्केट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखता है, और उसका टेस्ट और इनकम ड्यूरिंग द डिस्कशन चेंज नहीं होते। और फिर चलेंगे कंसिस्टेंसी की तरफ, अगर आपको ये बात क्लियर है। जी बच्चों, ठीक हो गई बात। चले, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि अगर कंज्यूमर ने कह दिया किसी वक्त के ए बास्केट बेटर है बी से, ए बास्केट बेटर है बी से, तो वो कभी नहीं कहेगा नॉट से एट एनी अदर टाइम, किसी और टाइम पे जाके ये नहीं कहेगा कि मेरे से गलती हो गई, हकीकत ये है कि ए कम है बी ज्यादा है, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है ना? कि देखिए अमली जिंदगी में तो ऐसा अक्सर इंसान कर देता है कि चंद साल बाद जाके कहता है कि नहीं 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 गलती होगी, पुप्पो की लड़की ज्यादा अच्छी थी। नहीं, मेरा हाल हमें पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए, बास्केट पे ही रहना चाहिए। कि हम ये कहते हैं कि ए बेटर है बी से, तो कभी नहीं कहेंगे हमसे गलती हो गई, हमने उस वक्त ऐनक नहीं लगाई थी और से देखा नहीं, एक्चुअली बी बेटर थी, नहीं सॉरी बी बास्केट बेटर थी ए से। तो ऐसा हम कभी भी नहीं कहेंगे। हमने एक दफा जो फैसला कर लिया सो कर लिया, तो एक दफा मैं फैसला कर लूं तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, और अगर जो है 2 दफा कर लूं तो मेरी भी कोई नहीं सुनता। अच्छा बच्चों, तो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बेटर है बी से, तो हमेशा यही कहेंगे कि ए बेटर है बी से, कभी नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, बी बेटर था ए से। तो ये चॉइस हमारी वही रहेगी। ये है कंसिस्टेंसी। ये क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। ये आप में होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, तो कंज्यूमर समझदार है, मार्केट के हालात की मालूमात है, जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑर्डिनल। अच्छा, ये अलहदा भी कर दीजिएगा, एंड ना डालें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलहदा अजम्पशन लिखिएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अलहदा लिखिएगा। उसकी तफसील ये लिखी हुई है कि कंज्यूमर प्रेफर वन बास्केट ओवर सेकंड बास्केट, और कंज्यूमर क्या इनकम और टेस्ट चेंज नहीं होता। ये भी अलहदा अलहदा लिखी जा सकती है कि इनकम इज रिमेन सेम, टेस्ट इज अनचेंज्ड, और फिर आ गई कंसिस्टेंसी। एक और अजम्पशन है जिसको कहते हैं
कि प्रेफरेंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। प्रेफरेंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये है कि अगर आप कहते हो ए बेटर है, जरा गौर से देखना, हमने बहुत गौरतलब मामला है, बहुत गौरतलब मामला है। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्लास रेगुलर होगी। जब 5 फरवरी को बंद नहीं हुई तो संडे को क्यों करेंगे, कल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जब हम कहते हैं ए बेटर है बी से, ठीक है, और बी बेटर है सी से, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि जनाब ए सी से भी बेटर है। हम ये नहीं कहेंगे, अगर हमने ये कह दिया कहीं अल्लाह ना करे कि नहीं जी सी बेटर है ए से, तो इसका मतलब हमारी पिछली सारी जो बात थी वो भी खराब हो गई, यानी हमारी अपनी बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। इसलिए हमारी प्रेफरेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर ए बी से बेटर है, बी सी से बेटर है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जनाब जो है वो ए सी से बेटर है, और हम कभी नहीं कहेंगे कि सी बेटर है इसे, वरना तो सारा किया कराई खराब हो जाएगा काम। ठीक हो गई जी बात। अब जरा अजम्पशन को एक दफा रिव्यू कीजिए। क्या है? कंज्यूमर समझदार है, रैशनल है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन को प्रेफर करता है, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। यूटिलिटी जो है ऑर्डिनल है, कैन प्रेफर वन बास्केट ओवर अनदर बास्केट, अनचेंज टेस्ट और इनकम है, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस है, अगर ए बी से बेहतर है तो कभी ये नहीं कहेगा गलती हो गई, एक्चुअली बी ए से बेहतर था किसी दूसरे टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि अगर ए बी से बेटर है, बी सी से बेटर है, तो अंडरस्टूड बात है कि ए सी से भी बेटर है। तो ये बच्चों हो गए हमारे अजम्पशंस अभी तक जो मैंने बतानी थी। अब राय दीजिए कि अगर आपको समझ आई है तो जी ले। तो ये जो लास्ट अजम्पशन है वो क्या है? वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बल्कि साथ डिमिनिशिंग पहले लिख दिया गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है कि पहले बंदा 4 से 1 बदलता है, 4 रेशो ए से बी पे, देखिए मैंने सारा वैसे ही बना दिया, फिर 1 के बदले 2, यानी 1:4, 1 रेशो नहीं, पहले खोता है फिर पाता है, 4:1, फिर 2:1, और फिर 1:1, C/D। ठीक है जी। तो डेट इज ए से बी पे आए, 1 गेन किया, 4 लूज किए, बी से सी पे आए, 1 गेन किया, 2 लूज किए, और फिर सी से डी पे आए, 1 गेन किया, 1 लूज कर दिया। तो ये हो गया आपका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कहता है द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x for y is the amount of y that will be given up. given up का मतलब क्या होता है? दे देना। for obtaining each additional unit of x। ये वाली जो डेफिनेशन है बड़ी बेस्ट है। द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x for y is the amount of y that will be given up for obtaining the each additional unit of x। y की वो मिकदार जो देनी जरूरी है, y की वो मिकदार जो देनी जरूरी है ताकि x का एक एडिशनल यूनिट हासिल किया जा सके। दोबारा बोलते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज द अमाउंट ऑफ y that will be given up, जो दे दी जाए, for gaining and obtaining each additional unit of x। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। जी बच्चों, तो यहां तक क्लियर है? स्वेरा बेटी सही कह रही है, स्टेयर आगे जैसे जैसे चलते हैं छोटी हो जाती है, और छोटी स्टेयर का मतलब है आगे आगे चलते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है।
सही है जी। तो ये इसका स्केड्यूल है। मेरे से चूंकि ग्राफिकली डायग्राम हाथ से तो बन जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने किसी दूसरी सोर्स से लगा दिया इसको। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जैसे 1:6, 1:6, 1:4, 1:2 एंड देन 1:1। तो इसलिए इसमें 2 स्टेप ज्यादा थे, तो मैंने वो वाला यूज किया है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, क्लियर जी। तो यहाँ पे आके हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला ये जो काम है ये हो जाता है फिनिश। अब यहाँ पे एक दो सवालात आपसे पूछते हैं। पहला सवाल ये है, द मूवमेंट अलोंग एंड डिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन्स कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? शाबाश। कौन सी ऑप्शन लेंगे आप? जी शाबाश, जी शाबाश। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, मार्जिनल यूटिलिटी तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है जी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। एक्चुअली उसकी टोटल यूटिलिटी अनचेंज रहती है, टोटल यूटिलिटी इज सेम। ये मेन बात, ये बात भी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। ठीक है, डी भी है, लेकिन डी ज्यादा अहम नहीं है एज कंपेयर टू बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बात कर रहा है किसकी? वो बात कर रहा है इंडिफरेंस कर्व की, मॉडल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर बी ना होता तो डी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या है कि थ्रू आउट द लाइन सेटिस्फेक्शन इज रिमेन सेम। तो सेटिस्फेक्शन है टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी उसकी सेम रहती है, पहली बात। दूसरी चीज, which statement is true in respect of every point on indifference curve? जी शाबाश, ये भी पास पेपर का सवाल है। जी शाबाश। तो ये नए पेपर का है, तो ये थोड़ा सा आसान उसने रखा है कि क्या सेटिस्फेक्शन इज सेम। तो सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है जी। कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व फॉर कंज्यूमर इज ऑलवेज जी शाबाश कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बिल्कुल ठीक हो गई बात। तो ये बच्चों हो गया हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया।